नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैं 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आया हूं इस वीडियो में। वन लाइनर फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं मेनली। तो आप इनको याद कर लीजिए। जीके के सेक्शन में हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट पर पूछे जाते हैं और हिस्ट्री जनरली 99% चेंज नहीं होती है। तो आप इनको एक बार याद कर लोगे तो बरहमेश हमेशा के लिए आपके ये पक्के हो जाएंगे नंबर। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में लेकर आया हूं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा के सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंक का कार्यकाल शिक्षा के सुधारों के लिए माना जाता है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक ने 1835 में की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? तो बालिका भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध 1823 में लगा दिया गया। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूल लिया जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यह एक टैक्स था जिसके अंतर्गत किसानों की उपज का 50% उनसे टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो कलकत्ता से आगरा के बीच में सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन डलहौजी के द्वारा शुरू हुई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत की पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित हुई। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट जो है शुरू हो गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो डलहौजी के कार्यकाल में जॉर्ज क्लार्क ने रेलवे लाइन बिछवाई थी। ठीक है, बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदारों को प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल के और बिहार में स्थायी बंदोबस्त को शुभारंभ किया गया? तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो 20 सितंबर 1949 को रुपये का अवमूल्यन हुआ, मतलब रुपया मुद्रा नीचे गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ रुपये का? तो 6 जून 1966 को रुपये का अवमूल्यन हुआ। रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को हुआ। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य की वृद्धि होती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में गिरावट आती है? तो मुद्रा संकुचन या अवस्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करना मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा 13.67% का है।
1950 से 51 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 52.2% सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था। रबी की फसलों की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में रबी की फसलों की बुआई होती है। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि ये फसलें जो है रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है? तो जून से जुलाई के मध्य में खरीफ की फसलों की बुआई होती है। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो खरीफ में ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर इत्यादि फसलें आती हैं। जायद की फसलें कब पैदा होती हैं? तो मार्च से जुलाई के मध्य में जायद की फसलें पैदा होती हैं। इन्हें चौमासा फसलें भी कहते हैं। और इनमें कौन सी फसलें आती हैं? तो जायद की फसलों में तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा जायद की फसलों के अंतर्गत आता है। व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी फसलें होती हैं? तो कपास, गन्ना, तिलहन, जाय, चाय, जूट और तंबाकू ये सब नगदी फसलें या व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कौन सा होता है? तो चावल जो है खाद्यान्न के रूप में सबसे ज्यादा भारत में उत्पादित होता है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो देश में कृषि के अंतर्गत उर्वरकों का प्रयोग नाइट्रोजनी उर्वरक जो होते हैं सर्वाधिक प्रयोग होते हैं। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत ही विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, निर्यातक है और उपभोक्ता भी है। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का अधिकार कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 ईस्वी में आई थी ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1936 के फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य बनकर आए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित होकर आए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 के अधिवेशन में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनाने में समय लगा था। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाप्त कर दिया जाए।
फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य हेतु किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास में जो है खाद्य और कृषि मंत्रालय था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता 1946 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार हमले को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार हमले को आयोजित किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण को किसने दिया था? तो स्वामी श्रानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण को दिया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ हुआ। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो है घनश्याम बिरला जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता जो है दलित वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया पर्वत। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन काल में व्यक्ति जो है भारतीय जो है सूर्य को एक ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती रहती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो बीच का हिस्सा है, मध्य भाग है, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य का टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो सूर्य में हाइड्रोजन जो है 71% पाई जाती है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की लिंक आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।